IBS24 जिला चौपाल मुंगेली कल आज और कल। स्वागत है आप सबका। पावर्ड बाय देव प्रॉपर्टी मुंगेली, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल सिंह इंटरनेशनल मुंगेली, रिवन बाय बजरंग ट्रैक्टर्स मुंगेली, मानसी होंडा बिलासपुर रोड दाऊपारा मुंगेली, महावीर मोटर्स बिलासपुर रोड मुंगेली, सलूजा मोटर्स लोरमी, एग्री पार्टनर मिजुशी सस्टेनेबल साइंस, हेल्थ पार्टनर सिद्धार्थ हॉस्पिटल मुंगेली, गायत्री हॉस्पिटल एंड सोनोग्राफी सेंटर लोरमी, डिजिटल मीडिया पार्टनर एस भारत राष्ट्र के साथ, एसबी न्यूज छत्तीसगढ़, लाइफस्टाइल पार्टनर सुरेश ज्वेलर्स करही वाले मुंगेली, रियल स्टेट पार्टनर श्रवण सोनकर प्रॉपर्टी डीडिंग सोनकर सिटी बिलासपुर रोड मुंगेली, एजुकेशन पार्टनर दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन लोरमी, सपोर्टेड बाय एकता इंडस्ट्रीज, श्री सांभवी फ्यूल स्टेशन लोरमी, सौरभ होटल लोरमी, श्री श्री बालाजी फ्लाई ऐश ब्रेक्स चातरखार मुंगेली। IBS24 जिला चौपाल मुंगेली कल आज और कल, इसमें आप सबका हृदय से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। अपनी पूरी टीम की तरफ से इस प्रांगण में, इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। तो IBS24 जिला चौपाल मुंगेली कल आज और कल, इसमें बारी है पहले पैनल से चर्चा की शुरुआत करने की। हमारे साथ इस वक्त मंच के ऊपर मौजूद हैं श्री तीर्थराज अग्रवाल जी, एडिशनल कलेक्टर मुंगेली। सर स्वागत है, नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधुलिका सिंह जी, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मुंगेली। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका मंच के ऊपर। श्री सतीश पांडे जी, जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली, नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। और श्री GL सलीम सर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जल संसाधन विभाग मुंगेली, नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इस पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करें। तो ज़िले के विकास में सबसे बड़ी भूमिका ज़िला प्रशासन की होती है और इसी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में एक मजबूत स्तंभ की तरह कार्य कर रहे हैं तीर्थराज अग्रवाल जी, एडिशनल कलेक्टर मुंगेली साहब। राजस्व से ही हम शुरुआत करते हैं। क्या स्थिति है अभी इस समय ज़िले की, क्योंकि एक बड़ा नवोदित ज़िला है, 10 वर्ष ही इसको हुए हैं और उम्र के मुताबिक हम देखें तो एक किशोर ज़िला है। तो इस किशोर ज़िले की अपनी आवश्यकताओं के मुताबिक बहुत से कार्य हम करा रहे हैं। राजस्व से शुरुआत करते हैं। प्रमुख तौर पर इन 10 वर्षों में आप कहाँ पाते हैं? जी बताना चाहूँगा मैं, जब 2012 में ज़िले का गठन हुआ था तो उस समय ज़िले में 3 तहसीलें थीं जी, और धीरे धीरे जैसे आवश्यकता हुई, मांग हुई, तो राज्य सरकार ने उस पर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए वर्तमान में हमारे पास 4 तहसीलें हैं और जो 2 नई तहसीलें हैं उनका भी गठन किया जा रहा है। तो आम व्यक्ति को राजस्व सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए जो प्रशासन है वो नीचे तक जा रहा है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ जिला प्रशासन जो है, लोगों को जो उनके राइट्स हैं, यदि कोई व्यक्ति है, इसको यदि नामांतरण कराना है, सीमांकन कराना है, यदि उसको अपनी वृक्ष कटाई की अनुमति लेना है, तो ये जितनी भी सेवाएँ हैं जो लोक सेवा गारंटी में सूचीबद्ध हैं, जिसके लिए सरकार कटिबद्ध है कि हम एक समय सीमा में 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन में हमें सेवाएँ देनी है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो आय जाति निवास जैसे प्रमाण पत्र होते हैं, जिनको बनवाने के लिए हमारे जो पक्षकार होते काफ़ी लंबा भटकते रहते थे, अभी कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम लोग लगभग 72 घंटे में उसको देने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग इसमें हम लोग सफलता हासिल किए हैं, जो कि मुझे लगता है कि ज़िले के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जी, ये हमारा जो ज़िला है, वैसे तो पूरा धान का कटोरा प्रदेश है, लेकिन हमारे अपने ज़िले की विशेषता ये है मुंगेली की कि एक तो ये न्यायधानी राजधानी के बीच में स्थित है। अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज़्यादा हैं, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं। लेकिन इस कृषि प्रधान ज़िले में जहां धान की भरपूर फसलें ली जाती हैं, सिंचाई के शुरुआत से ही एक बेहतर संसाधन रहे हैं, अपेक्षाएँ कृषि क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कृषि सेक्टर में आपको क्या लगता है, ज़िले ने 10 वर्षों में ठीक ठाक काम किया है, बेहतर काम किया है? बिल्कुल निस्संदेह कृषि जो हमारा है, यहाँ पे हमारी जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है कृषि ही है। हमारा जो जिला है वैसे तो काफ़ी विविधताएं हैं। एक तरफ हमारा ATR का क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे काफ़ी जंगल है, लेकिन उसको छोड़कर पूरा जो जिला है हमारा कृषि प्रधान है। लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है और उसमें से 60% के आसपास हमारा सिंचित क्षेत्रफल है। और पिछले 3-4 सालों से, जब से राजीव गांधी कृषि न्याय योजना आई है या भूमिहीन किसान न्याय योजना आई है, धान के बदले अन्य फसल है, इन सभी योजनाओं का हमारे जो किसान है भरपूर लाभ ले रहे हैं। और पिछले 3 वर्ष का यदि हम डाटा देखें तो लगभग 550 करोड़ रुपए का बोनस हमारे ज़िले को मिला है, जो कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। किसानों की आय कैसे वृद्धि हो, इसके लिए राज्य सरकार की लगातार
निर्देश मिलते रहते हैं, उनकी मंशा है। उसी मंशा के अनुरूप हमारी पूरी टीम कलेक्टर साहब के निर्देश में काम कर रही है, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, सेरीकल्चर है, वेटनरी है। और हम लोग अब ये कर रहे थे कि आम आदमी से जो किसान है, हमारे प्रगतिशील किसान हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है और डायरेक्टरेट के सारे जो ऑफिसर हैं उनको यहाँ पे अभी लगातार हमने 2 बार बुलाया। माननीय कृषि मंत्री जी का बीच में दौरा हुआ तो उनमें निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसके आधार पर हम लोग लोगों से सुझाव ले रहे हैं कि हम कौन सी फसल ले सकते हैं। हम थोपना नहीं चाहते कि आप ये फसल लगाइए, इससे आपको आय बढ़ेगा। तो उनसे सुझाव लेकर के हमने प्रयास किया है। और ये हमारे ज़िले में जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है, उसमें टमाटर को चिन्हित किया गया है। तो टमाटर का क्षेत्र कैसे बढ़े, तो उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई कंपनियां जो है प्राइवेट सेक्टर की हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया ताकि उनसे हम एक एग्रीमेंट करा सके किसानों का कि हम आपको न्यूनतम इतना दर पे हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि आपकी पूरी फसल हम इस दर पे तो खरीदेंगे ही, ताकि किसान को फसल लगाने में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और उसको एक आय का सुनिश्चित हो जाए कि हाँ मुझे इतना आय तो होगा ही होगा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां क्षेत्र के किसानों के लिए आप बजाएं। और ऐसा कहने के पीछे मेरा साफ मकसद है, क्योंकि कृषि व्यवस्था न केवल आपके अपने ज़िले की बल्कि इस प्रदेश की और देश की रीढ़ है। और हमने देखा है कि बुरे से बुरे दौर में भी इस सेक्टर ने बड़ी मजबूती के साथ में काम किया है और ये ज़िले में भी दिखाई पड़ता है। डॉक्टर मधुलिका सिंह जी हैं मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से मैं जिस भी ज़िले में जाता हूं मैं ये सवाल ज़रूर पूछता हूं, प्री कोविड और पोस्ट कोविड, आजकल 2 तरह से आप मेडिकल फैसिलिटी को कहीं भी आंकते हैं। इन 10 वर्षों में संभवतः ऐसा उम्मीद हम करते हैं कि जो 8 सालों में काम ना हुआ वो 2 सालों में करना पड़ा होगा मेडिकल टीम के एक हेड के नाते। क्या एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ आज स्वास्थ्य सेवाएं खड़ी हैं मुंगेली की? मुंगेली में स्वास्थ्य सेवाएं अभी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सुविधाओं का विस्तार हो गया है इन कुछ वर्षों में। अभी बहुत ही जल्द मैं कह रही हूँ कि MCH अस्पताल बन गया। MCH अस्पताल बनने से SNCU का भी हमारा प्रारंभ हो गया है। SNCU में नवजात शिशुओं के लिए 12 बिस्तर का हमारा SNCU है, जहाँ पर छोटे बच्चे जो प्री मैच्योर होते हैं, जो जिनको बर्थ एस्फिक्सिया है या डिलीवरी के समय में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उन बच्चों का बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके लिए कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं एवं समस्त उपकरण लगे हुए हैं, जिससे कि उन बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा अभी एकदम रिसेंट में डायलिसिस की सुविधा जिला चिकित्सालय में प्रारंभ की गई है 17 अगस्त से ही, जिससे कि मुंगेली ज़िले में लगभग 33 व्यक्ति हैं जिनको कि डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, और जिसके लिए उनको अभी तक के या तो बिलासपुर या रायपुर जाना पड़ता था, जिसमें जाने आने में एक बीमार व्यक्ति को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम, पूरा परिवार भी परेशान होता था। उसके अलावा पैसे भी बहुत खर्च होते थे। तो अभी डायलिसिस की सुविधा जिला चिकित्सालय में जो प्रारंभ हुई है, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा यहीं के यहीं पर उनका डायलिसिस हो रहा है, पैसे भी बच रहे हैं उनके, और उनको तात्कालिक रूप से पूरी सुविधा मिल रही है। डॉक्टर साहब, मातृ शिशु दोनों के स्वास्थ्य को लेकर हमारे अपने पूरे प्रदेश में, केवल अपने ज़िले जहां हम बैठे हैं मुंगेली उसकी बात नहीं, पूरे प्रदेश में हमको अभियान चलाने पड़े, पोषण को लेकर के हमको काफ़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती। उस दिशा में आप कहाँ पाती हैं ज़िले को? जी, पोषण के लिए भी ऐसा है कि हमें शासन की ओर से एक NRC स्वीकृत था जो जिला चिकित्सालय में चल रहा है, किंतु जिला प्रशासन ने DMF मद से, खनिज न्यास मद से लोरमी में जो कुपोषण के लिए विशेष अभियान चलाकर NRC जो प्रारंभ किया है, उस NRC में लोरमी क्षेत्र के मरीजों के लिए बच्चों का पूरा इलाज किया जा रहा है, और उससे कुपोषण से निपटने में बहुत ज़्यादा हमको सहायता मिल रही है। पथरिया में भी हमें NRC प्रारंभ करना है, और अभी हमारे कलेक्टर महोदय का जो है कि हम एक बहुत बड़ा NRC लोरमी क्षेत्र के मरीज़ों के लिए हम लोग शीघ्र ही प्रारंभ करने वाले हैं। तो कुपोषण के लिए और साथ ही आदिवासी महिलाओं के लिए जो लोरमी में ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर महिलाओं में भी एनीमिया एंड कुपोषण की बहुत ज़्यादा
मरीज़ मिले थे, इसलिए उन मरीज़ों को विशेष अभियान चला करके उनको प्रतिदिन महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से 160 महिलाओं को प्रतिदिन भोजन दिया जा रहा था, जिससे कि उनको हमने पिछले 1 साल में जो दिया तो उसको वो एनीमिया के लेवल से वो बाहर आ गई हैं अभी। तो जी। ये हम लोग और जारी रखेंगे। चलिए, क्या बात है। जिला प्रशासन और कलेक्टर साहब के लिए भी आप एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। देखें आप, ये सुनने में बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन अगर बच्चे कुपोषित हुए तो पूरी की पूरी जनरेशन आगे क्या अपना काम कर पाएगी, कैसे काम कर पाएगी, इसके एक नहीं कई एग्जाम्पल हमने जिलों में देखे हैं। लेकिन इस तरफ आपकी टीम का ध्यान है और आप काम कर रहे हैं, जी। इसके लिए आपको साधुवाद। इस समय जो सारे प्रदेश में हाइप है स्वामी आत्मानंद स्कूल का, अच्छे अच्छे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी चौकन्ने हो गए हैं आपके इस स्कूल के प्रयास से। ज़िले में क्या स्थिति है इस स्कूल की, और 2 मीडियम्स में ये संचालित है कई जगहों में। निश्चित रूप से जब से स्वामी आत्मानंद विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू किया है, तो हमारे खास करके वो बीपीएल श्रेणी के बच्चे और जो वंचित समूह के बच्चे हैं उनके भाग्य खुल गए हैं। और हमारे ज़िले में 4 स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालित हैं, और जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो मुंगेली का जो स्वामी आत्मानंद विद्यालय है, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य गतिविधियों के मामले में पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी कई जगह तारीफ कर चुके हैं। क्या बात है। तो एक बार हम भी तालियां बजाएं। पूरे प्रदेश में जिस स्कूल की तारीफ हो रही है, अगर वहाँ पे आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर है तो जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, साथ ही साथ स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत बेहतर होता है। पथरिया हमारा स्वामी आत्मानंद विद्यालय है, और वहाँ 100% रिजल्ट विथ फर्स्ट क्लास, सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन भी पास होते हैं और 100% रिजल्ट निकलता है। वैसे ही लोरमी स्वामी आत्मानंद हमारा जो है वो भी 100% रिजल्ट दे रहे हैं, और उसमें 90% बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं। ये सामान्य बच्चे थे, कोई बहुत अच्छे स्कूल से बैकग्राउंड नहीं रहा है, सभी शासकीय स्कूलों में पढ़ते थे, और उसके बाद इन बच्चों को लाया गया है और उनको तराशा गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तलाशने और तराशने का काम किया है बच्चों का, वो बहुत बेहतर रहा है, और मुंगेली जिला उसमें स्वामी आत्मानंद के संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रही है। 2 और सेक्टर हैं जिसमें हर माता पिता की, चूँकि बीइंग पेरेंट हमको भी लगता है किसी भी स्कूल में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे टीचर्स के साथ अगर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले वक्त के लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि बच्चों को रोज़गार के लिए आप तैयार करें, उनको स्किल्ड आप बनाएं, केवल लिटरेट नहीं स्किल्ड आप बनाएं। तो क्या इस दिशा में हम काम कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से जो रोजगार की तरफ ध्यान गया है शासन का, उसमें हमारे ज़िले के 3 ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसको हम ITI के साथ में अटैच किए हैं, और वो व्यावसायिक शिक्षा हम दे रहे हैं। और 1 साल हो गया है, अब ये दूसरे साल जाएंगे, तो 2 साल के बाद उनका एग्जामिनेशन होगा, सर्टिफिकेशन होगा, उसके बाद उन बच्चों को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। और जहाँ तक खेल से संबंधित है, तो हमारे यहाँ के बच्चे जो है नेशनल लेवल पे हर साल जाते हैं, और मुंगेली ज़िले के बच्चों का नाम विशेष रूप से रहता है। सिमलबन करके एक गेम होता है, वो हमेशा नेशनल लेवल पे जाते हैं। और भी और माननीय कलेक्टर साहब ने मलखम का SP साहब ने मलखम की व्यवस्था किया है स्टेडियम में, और स्टेडियम को इतना बेहतर रूप से उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे नियमित रूप से सुबह शाम जो है वहाँ खेलने के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़ोर से आप तालियां मलखम के लिए आप बजाएं। एक ऐसी विधा और विद्या जिससे आप अपने शारीरिक सौष्ठव को न केवल बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक अपनी परंपरा को भी आप आगे ले जा रहे हैं, और ये भी हमारे एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है। जी, सलीम साहब से पूछते हैं। सलीम साहब, वैसे भी यहाँ पर एक ऐसा डैम है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होती है। सिंचाई के मामले में हमने सुना है किसान दोहरी धान की फसल यहाँ लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। इन 10 वर्षों में पृथक ज़िला बनने के बाद से लेके अब तक सिंचाई को लेकर, इरिगेशन को लेकर, बड़ी या छोटी क्या परियोजनाएं? जल ही जीवन है। मुंगेली ज़िले में 1,28,000 नीरा बोरा क्षेत्र है, जिसमें हमने 75,000 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करा दी है। हमारे ज़िले में हमने एक बड़ी योजना है हमारी, और 14 लघु सिंचाई योजना है, और 7 वेपर्तन योजना है, और जल संवर्धन के लिए हमने 51 एनीकट बना चुके हैं, है ना, जिससे मतलब यहाँ का 60% सिंचाई अभी हो रहा है। और हमारी जो निर्माणाधीन योजना है वेपर्तन योजना, उससे हम 5-6% और इसमें इजाफा कर देंगे सिंचाई में।
यहाँ लेकिन हमने देखा है सोयाबीन की तरफ भी आप जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा करता है ये ज़िला जो है, सोयाबीन के क्षेत्र में भी बेहतर फसल लेना चाहता है। धान में ऑलरेडी पानी लगता है। मैंने कहा कि अब सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो और विस्तार की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हम इसमें रबी फसल के लिए भी पानी हमारे पास उपलब्ध रहता है, उसमें भी अगर कोई दूसरी फसल लगा रहे हैं, यहाँ पर रबी फसल में हमेशा धान लगा देते हैं, धान में बहुत पानी चला जाता है। तो अभी एग्रीकल्चर विभाग दूसरे किस्म की उपज के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहा है, उसमें भी हम उसमें पानी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन क्या आने वाले वक्त के लिए हाँ। हम तैयार हैं, हाँ या जी। इतने पानी से काम चलेगा? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं शासन का भी, सरकार का भी पूरा ध्यान है कि आप जो उनका एक हिस्सा है नरवा, वो कहता ही है कि आप जल का संवर्धन करें, उसे आप रोकें, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाएं। हम मुंगेली ज़िले में जितना वर्षा होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं और उसमें और एनीकट बना रहे हैं। क्या है, दिन ब दिन ग्राउंड वाटर कम होते जा रहा है, रिचार्ज करने के लिए हमने बहुत सारे एनीकट बनाए हुए हैं, जिससे मुंगेली ज़िले में स्थिति बेहतर है। पिछले साल जैसे पूरे प्रदेश में अकाल की स्थिति निर्मित हो रही थी, पर हमारा मुंगेली ज़िला में हम लगातार पानी दे रहे थे और हमारे यहाँ की फसल एकदम बहुत अच्छी स्थिति में थी। तो हमारे यहाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत अच्छी तरीके से मुंगेली ज़िले के लिए पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। चलिए, शुभकामनाएं आपको। एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए कि कोई ज़िला ऐसा है जो कहता है कि हमारे यहाँ वर्तमान में इस दिशा में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर होगी तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। अग्रवाल साहब, जैसे अभी हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर हिस्सा हमारी इकोनॉमी का, और शासन की मंशा भी है कि आप रूरल इकोनॉमी को आप बहुत बूस्ट करें। और हमने देखा है, अभी हम जब आ रहे थे, आपके पास आ रहे थे मुंगेली इस कार्यक्रम को करने के लिए, तो यहाँ पर हाट बाज़ार से लेके, मार्ट से लेके, धन्वंतरी क्लिनिक से लेके हर एक योजना बेहतर तरीके से यहाँ दिखी है। लेकिन ये जो आपने कहा एक उपज के साथ एक ज़िले को जोड़ा जाएगा, क्या हम मुंगेली की ब्रांडिंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं? निसंदेह उसी के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आया है, ताकि हमारा फोकस हो उस पर। अभी क्या है, बहुत सारी जब फसलें होती है तो उसके लिए कोई हम जो आवश्यक प्रसंस्करण उद्योग हैं या उनको स्टोरेज के लिए जो फैसिलिटी देना है वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया है तो उसके लिए शासन की भी विभिन्न योजनाएं आ रही हैं, उसके लिए बजट आ रहा है, और साथ में हम लोग भी जो जिला में हमारे पास उपलब्ध बजट है, चाहे वो डीएमएफ हो या अन्य कोई बजट है, उससे भी प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम आगे गति दे सकें और उसका ब्रांडिंग कर सकें। जी, लेकिन इस दिशा में केवल कृषि नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को आपको रोज़गार भी देना है। बहुत से ऐसे हमने ज़िले देखे हैं जहाँ पर स्किल पर्सन की कमी देखी जा रही, तो यूथ को और रोज़गार को, इसको लेकर के हम क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं? दूसरे जिलों में या दूसरे राज्यों में भी जहाँ पे भी रोजगार उपलब्ध है तो उनके लिए एक आकांक्षा स्कीम हमने चलाई है, जिसमें सभी जो भी हमारे यूथ हैं जो कि पात्र अलग अलग कैटेगरी पे हैं, कोई 12th पास है, कोई ITI किया हुआ है, उनका हमने पूरा एक डेटाबेस बनवाया है और उसके आधार पे उनके लिए हम काउंसलिंग कराते हैं। बाहर से हम फर्म्स को बुलाते हैं, बहुत सी कंपनियां आ रही हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग हमने 127 लोगों को अभी लगभग 1 से 1.5 महीने में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में उनको हमने जॉब प्रोवाइड कराया है। तो एक हमारे ज़िले का इनिशिएटिव है, आकांक्षा, ताकि हमारे जो युवा हैं पूरे जा कर के अपने आत्मसम्मान से अपने आप को सशक्त कर सके। तो सशक्त मुंगेली, सशक्त युवा, ये हमारा लाइन है इस पर। चलिए, बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों को लेकर के भी आपकी प्लानिंग होगी। थोड़ा चैलेंजेस के ऊपर मैं जाऊंगा। पांडे साहब, अभी हम जब नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो पूरे देश में इसको लेकर बड़ी चर्चा रही, और चूंकि कोविड के बाद में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे उनका भले ही उन्होंने पास कर लिया हो, लेकिन उनके लेवल को मैच कर पाना बड़ी चुनौती थी। तो ये 2 चुनौतियाँ, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी और दूसरा बच्चों को पैच कराना, आज के हिसाब की एजुकेशन के लिए तैयार करना, जो छूट गया है उसको वापस लाना, कैसे कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये चैलेंजेस था, और इसके लिए एक योजना हमने लाई है मुंगेली में, कसौटी महाअभियान करके की योजना है, जिसमें हर बच्चे को स्कूल लाना, उसके बाद फिर महीने भर में उसको शिक्षक पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद में उसका थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होता है, जो हमारे शाला प्रबंध समिति के सदस्य जो है वो गांव के पढ़े लिखे लड़कों को करते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि कितने बच्चे सीख गए और कितने बच्चे नहीं सीखे। तो जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण वहीं स्कूल में ही होता है।
तो निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि ये चैलेंजेस था, तो जब फर्स्ट टाइम हमने इसका रिव्यू किया था तो केवल 12% ऐसे थे जो असर के रिपोर्ट में भी करीब करीब वही आंकड़े हैं, तो 12% ऐसे बच्चे थे जो अपने न्यूनतम ज्ञान को हासिल कर पाए थे। परंतु आज जाकर के वो करीबन 67% बच्चे जो है वो आ गए हैं, और आने वाले एक आध दो महीने में मुंगेली ज़िले में ऐसा एक भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो ये कहने में आए कि इस बच्चे को लिखना पढ़ाना नहीं आता है। तो ये जो कसौटी महाअभियान है वो एक सोशल ऑडिट के रूप में जा रहा है, और उस सोशल ऑडिट के रूप में जाने की वजह से शिक्षक को भी लगता है कि मुझे इस बच्चे को हर हालत में सिखाना है, उपचारात्मक शिक्षण देना है। तो वो काम जो हो रहा है वो मुंगेली ज़िले में एक कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन से यूनिक कार्यक्रम है, और मैं समझता हूँ कि राज्य में ये पहला कार्यक्रम है जो सोशल ऑडिट के रूप में होकर जा रहा है, और इससे बड़ा लाभ जो है बच्चों को मिल रहा है। आने वाले कल को लेकर पूरी तरीके से हम शासकीय योजनाओं पर या शासन के विज़न पर, सरकार के विज़न के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या हमने ज़िले को लेकर कुछ और सोच रखा है जो आपकी टीम ने विचार कर रखा है? ये एक बहुत अच्छा है, इसमें हमारे ज़िले ने एक इनिशिएटिव लिया है। अभी कलेक्टर सर जब नए ज्वाइन किए पिछले 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, आई मंथन। जी, आई मंथन में हमने लोगों को एक प्रारूप दिया है, और चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे वो छात्र हों, राजनेता हों, व्यापारी हों, बहुत सारे सिविल सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, उनको हमने दिया है कि आप बताइए कि आप जिला किस रूप में देखना चाहते हैं मुंगेली ज़िले को। जी, तो उनसे हम ले रहे हैं और उस पर हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं अपने स्तर से और किसको हम शासन के स्तर से करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रशासन या शासन की जो मंशा उस रूप में विकास, लोगों के सहभागिता के साथ जो विकास का जो एक मॉडल होता है, उस मॉडल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग पूर्णतः, मैं अपनी तरफ से पूर्ण आश्वस्त हूँ कि हमारा जो जिला है बहुत जल्दी जो है न्यायधानी और राजधानी के बराबर में खड़ा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि 10 वर्षों की विकास यात्रा में ये ज़िला और भी आगे तेज़ी से बढ़ेगा, जैसी ज़िले के कलेक्टर की और पूरे प्रशासन की प्लानिंग है। आप सबका हम यहाँ धन्यवाद देते हैं इसमें जुटने के लिए, और अब मैं अपनी टीम की तरफ से यहाँ आमंत्रित करता हूँ मंच के ऊपर श्री रविकांत डेमोले सर को, रीजनल बिजनेस हेड IBC 24, कि वे मंच के ऊपर आएँ। और हमारे साथ में यहाँ मौजूद तीर्थराज अग्रवाल जी, एडिशनल कलेक्टर मुंगेली, उन्हें आज के इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारी टीम की तरफ से एक छोटी सी सर एक स्मृति है। जोरदार तालियां आप बजाएं। डॉक्टर मधुलिका सिंह जी, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मुंगेली हैं। श्री सतीश पांडे जी, जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली, हमारे बीच में।